जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा समय के अभाव में अधिक से अधिक क्लासेज नहीं दे पाता हूं मैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। ओके, तो मेरा एक प्रयास रहेगा, एक आध दो रोज में मैं उसे रेगुलर कर लूँगा कि आप लोगों को मैक्सिमम 3 से 4 क्लास मैं डेली देता रहूँगा, कि जिससे टॉपिक जो है जल्दी कवर हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन समस्या ये हो जाता है कि 7 बजे से मेरी क्लासेस रहती है और रात में 8 बजे मैं खाली होता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। खैर कोई बात नहीं है, मैं प्रयास अधिक बढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक, जो दूर के हैं वो लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो जाएं। नज़दीक वाले जो लोग हैं उनसे हम यही कहेंगे, आग्रह करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आगे प्रयागराज में तो पढ़ लो। आप 3-3 4-4 घंटे में क्लास लेकर के आप लोगों को 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, और बड़ा डिटेल विस्तृत, कोई प्रश्न नहीं आपको बाहर जाएगा। ओके, और यही नहीं, यूजीसी नेट जेआरएफ में आप भी मेरी तरह टॉप कर जाएंगे, 99% ला देंगे, ऑल इंडिया रैंक हासिल कर लेंगे। जहाँ चाहेंगे वहाँ से आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पीएचडी में, उसकी आप चिंता न करिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाए हैं, तो आज उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि इसका समय क्या था, काल क्या था, यानी टाइम पीरियड, जो पीरियड था वह कब से कब तक था। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और पाएंगे कि हम लोग यह देखेंगे कि तमाम जो विद्वान हैं, ओके, हिस्टोरियन हैं या फिर अदर जो विद्वान हैं, और पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर, महानिदेशक इत्यादि जो रहे हैं, सभी लोगों का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पुरातात्विक साक्ष्य एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनके आधार पर इन लोगों ने क्या क्या समय रखा है, कौन कौन विद्वान क्या मानते हैं, और फिर साइंटिफिक जो डेट है, कार्बन डेटिंग सिस्टम, जो आप लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका है या पद्धति है, जो किसी भी चीज़ के, वस्तु के जो समय का निर्धारण करता है कि कितने समय काल का है, उसका ड्यूरेशन निर्धारित करता है कि यह कितने समय पूर्व रहा होगा। ओके, तो साइंटिफिक तरीका तो देखा जाए वह क्या है, और फिर ये इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विद्वान लोग कार्बन डेटिंग द्वारा या कार्बन डेटिंग जो टाइम पीरियड है उस पर भी उसको क्यों नहीं सहमत है, उस पर क्या प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तो आइए देख लिया जाए। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, अपितु मैच करने में आते हैं। एक तरफ विद्वानों का नाम रहता है, दूसरे तरफ उनके द्वारा जो दिया गया टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, संदर्भ सभ्यता का, कि कब से कब किस विद्वान ने बताया, तो आपको मैच करना होता है। ए का सी, बी का डी, ओके, इस तरह का 2 का 4, 1 का जो है कि मतलब ए का 3, और जो है 2 का सी। इस तरह आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चंस इसी टाइप के मैच करने के लिए यहाँ से पूछे जाते हैं। सिंगल प्रश्न यहाँ से नहीं बनते, आज तक नहीं बने हैं, में भी भविष्य में पूछा भी जा सकता है। कार्बन डेटिंग वाला तो पूछा ही जा सकता है, ओके, अन्य विद्वानों का नाम लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। तो आइए इस संदर्भ सभ्यता के समय सीमा को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या विद्वानों के द्वारा दिया गया है, सभी लोग सहमत नहीं है। और यह प्रश्न आपसे प्री में भी पूछा जाता है, मतलब प्री का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव, अब तो मेंस भी हो गया, इसलिए प्री ही कह सकते हैं। ओके, LTGIC और प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तो प्री भी हो गया है, और इसके बाद मेंस हो गया है, तो सभी में। तो इसीलिए आपके प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संदर्भ सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे होती है, तो आपके ऑप्शन में रहता है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी खुदाई में जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो उन्हीं के द्वारा संदर्भ सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि संदर्भ सभ्यता के बारे में कोई हमें लिटरेचर यानी साहित्यिक साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए हैं। ओके, जो भी हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है वो एक्सकवेट के द्वारा, यानी बाई एक्सकवेट कह सकते हैं, यानी पुरातत्व यानी खुदाई के द्वारा, खुदाई में जो प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और उसी के आधार पर उसके टाइम पीरियड यानी समय काल का निर्धारण हम करते हैं। ओके, तो आ जाइए देखा जाए। यहाँ पर यह है फर्स्ट जो कह रहा है माधव स्वरूप वत्स साहब है। ओके, माधव स्वरूप वत्स साहब है, और इन्होंने
3500 ईसा पूर्व। बीसी से तात्पर्य है डेटिंग में हम लोग डिस्कशन एक दिन कर लिया जाएगा, ईसा बीसी और एडी यानी ईसा पूर्व और ईस्वीसन पर। ओके, तो यह ईसा पूर्व है 3500 ईसा पूर्व यानी बीसी से 2700 ईसा पूर्व। तो इनका मानना है कि संदर्भ सभ्यता कब से कब तक रही, इसका टाइम पीरियड बताते हैं, काल बताते हैं, समय काल 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। ओके, इसके बाद जो दूसरे विद्वान हैं जॉन मार्शल साहब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यही जो डायरेक्टर थे, ओके, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे, इन्हीं के निर्देशन में खुदाई प्रारंभ ही हुई है और पहला साइट हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। ओके, यह 1928 तक महानिदेशक के पद पर थे, यानी डायरेक्टर के पद पर थे। ये अभी आप लोग जानते रहिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में आप देखिए संख्या बढ़ती जा रही है और पद सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि सारे पद जो है एडहाक पर भरे जा रहे हैं और फिर निजीकरण हो रहा है, तो कंपनियों के द्वारा भरे जा रहे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट जितने भी पद हैं वह कम होते जा रहे हैं, तो संख्या जब कम हो रही है तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों मैच नहीं कर पा रहा है, गुणांक में चल रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और जो गवर्नमेंट के पद हैं वह इंक्रीज के जगह डिक्रीज किए जा रहे हैं और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो फिर भी छोड़िए, यहाँ पर हम लोग देखा जाए, जॉन मार्शल साहब 1928 तक महानिदेशक के पद पर थे। इसको आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी भी पूछ दिया जाएगा। इन्हीं के निर्देशन में खुदाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो वस्तुएं मिली उसके आधार पर इन्होंने क्या समय निर्धारित किया, तो इनका 3250 से ध्यान रखना है ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना है, रखा है। ओके, इसके बाद तीसरे विद्वान है अर्नेस्ट मैके साहब। अर्नेस्ट मैके साहब ने जो माना है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए सारे जो विद्वान हैं सबका अलग अलग मत है कि इतने से इतने समय तक, और अर्नेस्ट मैके साहब 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगले विद्वान है मार्टिमर व्हीलर साहब। मार्टिमर व्हीलर साहब क्या कहते हैं? मार्टिमर व्हीलर साहब कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ओके, इनका मानना है कि संदर्भ सभ्यता का ओरिजिन 2500 ईसा पूर्व में हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आकर के उनका इंड हो गया। ओके, डिक्लाइन हो गई, विनाश हो गया। ओके, तो यह 2500 से 1500 मानते हैं। अगले विद्वान है सीजे गैड साहब। सीजे गैड साहब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसको मानते हैं। ओके, अगले विद्वान है चार्ल्स फेयर सर्विस साहब। ध्यान रखना है, यह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यह मानते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, अब साइंटिफिक पर आ जाए तो यह विद्वान माधव स्वरूप वत्स, जॉन मार्शल साहब, अर्नेस्ट मैके साहब, मार्टिमर व्हीलर साहब, सीजे गैंड साहब और चार्ल्स फेयर सर्विस साहब ने अपना डिफरेंट मत बताया। इसको आप लोग नोट अवश्य कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइंटिफिक जो तरीका है उससे देख लिया जाए कि साइंटिफिक तरीके से संदर्भ सभ्यता का डेट क्या निर्धारित किया गया है। तो देखिए साइंटिफिक है कार्बन डेटिंग पद्धति। ओके, यह वैज्ञानिक पद्धति है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो कार्बन डेटिंग वाला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, याद तो सब रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में मैच करने में आ जाएगा। मार्टी व्हीलर का दे देगा तो माधव स्वरूप वत्स का दे देता है, तो एक तरफ से मैच करने में यह प्रश्न आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे मिस ना होने दीजिएगा। अभी से पढ़ते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए, और जो भी आपके पास 5-6 महीने का 6 मंथ मान लीजिए, 6 महीने में 6 मंथ में आयोग एग्जाम करा लेगा, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम वो एग्जाम के पहले तक आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड हो लेना है। तो इसलिए अभी से बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए क्योंकि आपको जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700, जॉन मार्शल साहब 3250 से 2500 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर साहब 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, सीजे गैंड साहब 2350 से 1750 और चार्ल्स फेयर सर्विस साहब 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। और कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, सिस्टम है, उसके द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब सब मिला करके अगर देखा जाए, ओके,
तो मैक्सिमम देखा जाए तो 3500 ईसा पूर्व यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और मिनिमम में आया जाए तो विनाश की अवस्था 1500 ईसा पूर्व हमें दिखाई पड़ रही है। तो यह मान करके आपको चलना है कि 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में संधव सभ्यता थी। ओके, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल, वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। इस आधार पर, क्योंकि वैदिक काल जब 1500 आप मानेंगे, माना ही गया है, आप पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, और वह भी वैदिक काल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी वैदिक पीरियड डिवाइड इनटू 2 पार्ट, यानी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का मतलब ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जिसे आप कहते हैं, तो 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल हो गया, और लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, तो दो भागों में डिवाइड। तो इसका मतलब कि पूरा वैदिक पीरियड को अगर देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल रहा है। तो 1500 में वैदिक जब शुरू हो रहा है तो संधव सभ्यता उसके पहले इंड हो जा रही है, इसलिए 1500 ईसा पूर्व में संधव सभ्यता 1500 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो जाती है, विनाश हो जाता है। इसके बाद अगर प्रारंभ माना जाए माधव स्वरूप वत्स साहब का तो 3500 ईसा पूर्व माना जा रहा है। ओके, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यह डेट से रिलेट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड के को देखने के पश्चात हम लोग दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और मैं लिख करके समझा देता हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में हम लोगों ने पिछले क्लास में यह देखा कि संधव सभ्यता का विस्तार और उसका क्षेत्रफल और उसका आकार यह तो देख लिया, लेकिन विस्तार में हम लोगों ने एक चीज़ें हम लोगों से जो मिस हुई उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि संधव सभ्यता का जो विस्तार अगर वर्तमान में देखा जाए, दैट टाइम उस समय ब्रिटिश काल में देखा जाए तो भारत, अफगानिस्तान, ओके, संधव सभ्यता के समय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सब एक था। लेकिन भारत धीरे धीरे आगे चल करके अफगानिस्तान अलग हो गया पहले, उसके बाद 1947 यानी 1947 में देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। ओके, यह दोनों पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हो गया, और फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान तो था ही। लेकिन फिर आगे चल के 1971 में बांग्लादेश, मिसेज इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उनके समय में 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। उस पर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ टू दी पॉइंट हम लोग देखा जाए तो बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, यानी इंटरनेशनल पटल पर या इंटरनेशनल आप कह लीजिए भौगोलिक परिदृश्य पर या राजनीतिक परिदृश्य पर एक नया देश के रूप में बांग्लादेश को स्थान मिल गया। तो इस प्रकार भारत से 3 देश हो गए, एक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हम लोग संधव सभ्यता देख रहे हैं, तो संधव सभ्यता से रिलेट हम लोग देख लिया जाए कि स्थल वर्तमान में किन देशों में है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सब भारत के कितने राज्यों में संधव सभ्यता के स्थल विद्यमान है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, और किस राज्य में सबसे अधिक संधव सभ्यता के स्थल हैं। ओके, तो आइए संधव सभ्यता का विस्तार और स्थल। संधव सभ्यता का विस्तार, और विस्तार में हम लोग 2 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, इस पहले पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, देश को रखा जाएगा, देश को, और फिर देश के बाद हम लोग रखेंगे भारत के राज्य। नंबर 2 पर हम लोग रखेंगे भारत के राज्य, भारत के कितने राज्यों में यह फैला है। ओके, तो पहले हम लोग विस्तार पर देश की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देश की जब हम लोग बात किया जाएगा तो यहाँ देश में हम लोग देखेंगे कि 3 देश आ जाएगा। ओके, कौन कौन देश आ जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ जाएगा। ओके, अफगानिस्तान आ गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए क्रम से तो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान देश में इसका विस्तार है।
और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो इंडिया यानी भारत आ जाएगा, ये भारत आ जाएगा। ओके, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो 3 देशों में आपसे पूछा जाता है कितने देशों में फैला है, तो 3 देशों में फैला है। कौन कौन हो गया? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, और यह भारत नंबर 3 हो गया। ओके, तो नंबर 3 यह भारत हो गया यानी इंडिया हो गया। अब एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, इसी जगह हम लोग कर देते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में मात्र ओनली 2 साइट अभी तक पाए गए हैं। वर्तमान में अब जो खोज है वो रोक दिया गया है। सरकार, अब सभी देश की सरकारें, चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो और पाकिस्तान का गवर्नमेंट हो या अफगानिस्तान का, इस समय राजनीतिक अपने अप्स डाउन में फंसे हैं और फिर विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये पुरातत्व के क्षेत्र में या हमारे प्राचीन में क्या क्या था उस पर विशेष फोकस नहीं रह गया है। ओके, तो इसलिए अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो 2 स्थल है। अफगानिस्तान में देखा जाए तो 2 ही साइट है। एक साइट मुंडी गाक है नंबर 1, एक साइट मुंडी गाक है, और दूसरा जो साइट है वह सोर्तगोई है। नंबर 2 जो है वह सोर्तगुई है। ओके, सोर्तगुई है। ये बातें हो गई, सोर्तगोई या सोर्तगोई। पाकिस्तान में काफ़ी स्थल है, 460 से के आसपास पाकिस्तान में साइट है, स्थल है, अधिक ही अब हो गए हैं। इसके बाद शेष भारत में है। भारत में सबसे अधिक स्थल है, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी पूछे, क्योंकि सप्त संधो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब हरियाणा ये सब, तो पंजाब का जो क्षेत्र था वो इधर आ गया है, तो इसलिए भारत में साइट स्थल अधिक हो गए हैं, छोटे बड़े, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भारत के यहाँ पर अगर राज्य की बात की जाए तो ध्यान रखना है भारत के कितने राज्यों, अफगानिस्तान में जाते हैं इसके बाद भारत में, तो भारत के कितने राज्यों की बात है यहाँ अगर चर्चा किया जाए तो इस राज्य पर अगर हम लोग डिस्कशन किया जाएगा तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं राज्य। भारत के राज्य की बात अगर किया जाए तो हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी में स्थल। ओके, इसके बाद आगे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के बाद देखा जाए तो पंजाब, पंजाब है। पंजाब के बाद देखा जाए तो हरियाणा है, यह हरियाणा स्टेट है, राज्य है। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए हरियाणा के बाद देखा जाए तो यहाँ करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ हरियाणा के बाद देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी साइट पाए गए हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान, राजस्थान में साइट पाए गए हैं। राजस्थान के बाद गुजरात पाए गए हैं, गुजरात में पाया गया है। और गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो एक और साइट है, वो एक और स्टेट है, राज्य है, वह है महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पाया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कितने हो गए संख्या में कर लीजिए। जम्मू कश्मीर 1, नंबर 2 पंजाब, और नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 महाराष्ट्र को कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नंबर 5 हो गया, राजस्थान नंबर 6 यानी 6 हो गया, गुजरात नंबर 7 हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के कितने राज्यों में संदर्भ सभ्यता के साइट पाए गए मिले, वह है 7 राज्य। तो आपसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कितने राज्यों में, प्रश्न ऐसे दे देता है कितने राज्यों में संदर्भ सभ्यता के स्थल किन राज्यों में नहीं पाया गया, तो इनमें से यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 इसमें से रहेगा, और एक बाहरी राज्य दे देता है, स्टेट दे देता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो उस पर आपको ट्रिक कर देना है। एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं पढ़ाई वही उसी तरीके से आपको करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। प्रश्न को देखते चलिए, बिना प्रश्न को देखे आप पढ़ाई न करिए। और ध्यान रखिए, प्रश्न देखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की बात, सीनियर स्टूडेंट की बात आप मान करके मत चलिएगा कि सिर्फ जो मार्केट में पूर्व के प्रश्न है उन्हीं को याद कर लो, रट लो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वह किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका नेचर आपको पता लग जाएगा, और उन प्रश्नों को तो हल करिए ही, लेकिन उसी तरह के
प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। इसलिए आप जो स्टडी करिए साइंटिफिक तरीके से उसी रूप में पढ़ते जाइए। प्रश्न देखने का मतलब यह हुआ, यह नहीं है कि जैसे मार्केट में आप देखेंगे सीनियर स्टूडेंट कहते हैं 10 साल का पेपर रट लो पास हो जाओगे। पहले होता है, ठीक है, आज भी होता है, मैं मानता हूँ 40% क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, थोड़ा सा नेचर क्वेश्चन का चेंज करके कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसके बाद 50% मैं मान लेता हूँ, लेकिन 50% जो सिलेक्शन आपका कराएगा उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको। 60% से ऊपर जाने के लिए पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। 40% 50% तक क्वेश्चन आपको पहुंचा देगा। जो पीछे के प्रश्न आप पढ़ते जाएंगे कुछ उसमें से मिल जाएंगे, उसी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा तो आपको उस तरह के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अंतिम फाइट जो है वह 60 प्रश्न से ऊपर ही शुरू होता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो 60 प्रश्न से ऊपर के लिए फाइट करना है, 60 प्रश्न के अंदर के लिए फाइट नहीं करना है। और जो कंपटीटर हैं, अभ्यर्थी हैं, आप भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या 15, 20, 23 लाख के आसपास पहुंच गई। आप लोग भी देखे होंगे न्यूज़पेपरों में। इसलिए पढ़ाई आपको और प्री में क्वालिफाई कराया जाएगा। एक सीट पर 15 स्टूडेंट और फाइनल में मात्र 1 लिए जाएंगे, यानी 14 लोग बाहर होने हैं। इसलिए आपको ज़बरदस्त पढ़ाई करनी है। अगर आप लोग लापरवाही किए पढ़ाई के प्रति, तो यह चांस अगर मिस हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देख रहे हैं कि जल्दी वैकेंसी नहीं आ रही है और 7 से 8 साल 6 साल लग जा रहा है, तो फिर 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा। फिर अगले चुनाव तक 27 के बाद अगले चुनाव में के समय तक वैकेंसी आएगी। गवर्नमेंट का इस तरह की पॉलिसी बनती जा रही है। बीच में ये लोग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चुनाव में दिखाने के लिए कि हमने इतने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो इसलिए आप यह जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसको अंतिम मान करके आप पढ़िए और ज़बरदस्त पढ़ाई करिए। मेरी बात मान लीजिए, 6 महीने अगर हो सकता है तो रात दिन एक कर दीजिए। आप लोग सारे मित्रता को छोड़ दीजिए, आना जाना छोड़ दीजिए, थोड़ा कम ही लोगों से मिलिए। घर आना, अगर प्रयागराज में आप रह रहे हैं तो घर जाना थोड़ा कम कर दीजिए, रिलेशन में जाना कम कर दीजिए, शादी विवाह में जाना कम कर दीजिए। मेरी बात मान लीजिए आप लोग। और फालतू के मोबाइल में रील देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल का उपयोग करिए, पढ़ाई के लिए करिए, ओके, लेकिन फालतू काम के लिए नहीं। इसलिए पढ़ने का तरीका मैं बताता जाता हूँ और उसी तरह पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं अपना काम बड़ा ईमानदारी से करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ईमानदारी से अपना काम करें, ओके। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका विस्तार 3 भागों में, 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और अफगानिस्तान के मुंडी गाग और सुर्तगोई एग्जाम में आता है, आप जानते रहिएगा। भारत के इतने राज्य: जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ओके। अब इतना करने के बाद हम आप लोगों को एक एक साइट पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बताएंगे, लेकिन समझा देंगे डिटेल, ओके। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं 2 से 3 क्लास डेली अपलोड कर दिया करो। समय का अभाव है, लेकिन मैं प्रयास अवश्य कर रहा हूं कि बहुत जल्द से आप लोगों को अधिक से अधिक मैटर और टॉपिक बढ़ाते चलें, देते रहें, क्वेश्चन आंसर भी करवाते रहें, ओके। फिर हम लोग, आप सपोर्ट मेरा करते रहिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। एकदम फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, मतलब यूट्यूब पर मैं एकदम फ्री पढ़ाऊंगा और बड़े डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ऐप पर लोग पैसा ले करके शॉर्टकट पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एकदम फ्री। हमारा काम ही है समाज सेवा, देश सेवा, और देश में आप लोग हैं, इसलिए आप ही लोगों की सेवा हर हालत में करनी है। मेरा सन्यासी जीवन है, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। जय हिंद।